तो सबसे पहले ये इसका फ्रंट पेज है। नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने इसको तरतीब दिया है, बनाया है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि ये फ्रंट पेज है। उसके बाद इसमें जिन राइटर्स ने बनाया उनका नाम आ जाता है। उसके बाद प्रेफरेंसेस है और ये आउटलाइन आ जाती है। तो सबसे पहले इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। तो सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपके पास सब पार्ट्स हैं: कंप्यूटिंग डिवाइसेस, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर इन डे लाइफ एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन होगा, कंप्यूटर होता क्या है डिफाइन करते हैं। उसमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी आती हैं, बेसिक ऑपरेशन क्या है कंप्यूटर के। इसके बाद डिजिटल जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनको हमने किस तरह क्लासिफाई किया हुआ है। फिर आजकल के लिहाज से हम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है। फिर इसके बाद मेजर हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एप्लीकेशन है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। फर्मवेयर आ जाती है। इसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी आ जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए हेल्प करती है। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, सिस्टम यूनिट के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है जो आपके कंप्यूटर को प्रॉपर काम करने में हेल्प करती है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उस काम को हेल्प करते हुए आपके एक्स्ट्रा हेल्प करती है, यानी कि आपने कोई ऑफिस का काम करना है, कोई पेंट का काम करना है, कोई फोटोशॉप का काम करना है। तो इस तरह की मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट से रिलेटिव जो एप्लीकेशन होती हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। उसके बाद कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर हैं, कैटेगरीज बनाई गई हैं कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर होती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ उसका सोर्स कोड भी होते हैं। इसकी एग्जांपल लिनक्स है, फायरफॉक्स है। इसके बाद शेयरवेयर है जो आप कुछ अरसे के लिए, टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको परचेज़ करनी पड़ती है। और लास्ट में फ्रीवेयर है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं, इसके चार्जेस आपको पे नहीं पड़ने पड़ते, सिर्फ सॉफ्टवेयर होती है। इसकी एग्जांपल आपके पास गूगल क्रोम है, गूगल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी इसकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसके बाद आपके पास फर्मवेयर है। फर्मवेयर में आपके पास ऐसी सॉफ्टवेयर आती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क की या फर्म के लिए तैयार की जाती हैं ताकि वो स्पेसिफिक एक टास्क कर सके। लास्ट में आ जाता है इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कि इंटरनेट पे जब आप जहाँ से इंटरनेट एप्लीकेशन से जब यूज़ करेंगे तो उसको सिक्योरिटी रीज़न भी होते हैं। तो वो सिक्योरिटी रीजंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई हैकर अटैक ना आ जाए, कोई वायरलेस अटैक ना हो जाए, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी। लास्ट में आ जाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको पता है इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिससे हम डेटा एंटर करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, और जिनसे डेटा हम डिस्प्ले कराते हैं किसी पेपर में, किसी स्क्रीन पे, तो वो आउटपुट डिवाइस है। ये जी फर्स्ट आपका कंप्लीट चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 2, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में आपके पास आ जाता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, किस हालत में स्टोर होगा, तो उसकी डिटेल आ जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि मेमोरी होती क्या है। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके बाद आपके पास टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी मेमोरी में यूज़ होती हैं, कौन सी मेमोरी बिल्डअप है और कौन सी रेंडरिंग पावर है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आ जाती है। तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स मेमोरी में आ जाते हैं कि वो चीप है, फास्ट है, कंफर्टेबल है, आप इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं कि नहीं। टर्मिनोलॉजीज हैं, यूनिट्स आ जाते हैं कि बिट है, बाइट है,
किलोबाइट है एक्सेट्रा। इसमें बाद आपके पास बिल्ड अप मेमोरी आ जाती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। जिस तरह रोम है वो किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और रेंडरिंग पावर में इस तरह आ जाता है कि उसको पावर रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, और अगर आप पावर नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगी। जिस तरह रैम है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को जब तक पावर नहीं मिलेगी, करंट नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करेगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आ जाती हैं। इसमें मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेन मेमोरी में आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि इंटरनल प्रोसेस मेमोरी। इसमें इंटर प्रोसेस मेमोरी में आ जाता है कि प्रोसेस ने जो टास्क परफॉर्म करने हैं उसके लिए जो उसको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो आ जाता है। इसके बाद रैम है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है आपके पास रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप कंप्यूटर में जितने भी डेस्कटॉप पे वर्चुअली काम करते हैं वो सारे स्टोर होता है रैम में। लेकिन जो ही आप पावर ऑफ करते हैं वो सारा वॉश आउट हो जाता है, आपकी सारी मेमोरी क्लियर हो जाती है। जबकि रोम इसके उलट है, रोम को पावर नहीं रिक्वायर्ड डेटा स्टोर करने के लिए, वो आपकी कंपनी इसको राइट करके भेजती है, और जब भी पावर मिलती है तो वो अपना स्पेसिफिक टास्क करती है, और जब पावर ऑफ होती है तो अपना डेटा अपने पास रखती है, उसे वॉश आउट नहीं करती। और इन दोनों टॉपिक में इनकी हम टाइप्स भी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपके पास डिटेल आ जाती है कि डेटा किस तरह स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसमें आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इस सीक्वेंस के लिहाज से डेटा किस तरह एक्सेस किया जाता है, और मॉडर्न वे में डायरेक्ट एक्सेस किस तरह किया जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज आ जाते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये चैप्टर 2 था मेमोरी से रिलेटिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट चैप्टर 3। तो सबसे पहले हम सीपीयू को अंडरस्टैंड करेंगे, सीपीयू होता क्या है, फिर उसके इनसाइड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जिस तरह यहाँ पे रजिस्टर है, बसेस हैं, ठीक है, एएलयू आ गया, सीयू आ गया, इस तरह के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सीपीयू में ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होते हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल काम किस तरह करता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या है और ओल्ड आर्किटेक्चर क्या है, किस बेस पे सीपीयू डिज़ाइन किया जाता है, रिस्क वर्सेस मशहूर है इसमें। इसके बाद आपके पास इंटेल और एएमडी प्रोसेसर का कंपैरिजन है। तो ये आपका चैप्टर 3 है जो सीपीयू के बारे में। उसके बाद आपके पास चैप्टर 4 आ जाता है जो सिस्टम यूनिट के अंदर की सारी आपको चीज़ें बताएगा। सिस्टम यूनिट आपका एक बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो केसिंग बॉक्स है जो मेटल बॉडी में भी होता है और प्लास्टिक बॉडी में भी होता है। तो प्लास्टिक के डेस्कटॉप में भी और टावर में भी होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो केसिंग किस लिए ज़रूरत होती है और सारा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई है, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो उसके साथ कनेक्ट होती हैं, पोर्ट्स आ गई, आपके एक्सपेंशन कार्ड आ गए, मेमोरी कार्ड आ गए, हार्ड डिस्क कनेक्टिविटी होती है, सीडी रोम की कनेक्टिविटी होती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क की कनेक्टिविटी होती है। वो सारी कनेक्टिविटी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 5 जिसमें आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें हम सबसे पहले नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क क्या होते हैं, कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद नोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, किस किस तरह हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, डिवाइसेस कौन कौन सी ज़रूरत होती हैं। फिर नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा रिलेटिव आ गया आपके नेटवर्क का। इसके बाद कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कौन से हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, तो पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, स्टैंडर्ड, ठीक है, और सही मॉडल पढ़ेंगे, उसकी डिटेल लेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटोकॉल एंड डिवाइस यूज़ जो यूज़ होती हैं OSI लेयर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद TCP IP के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, उन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, TCP IP और OSI मॉडल का।
सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लास्ट में आईपी एड्रेसिंग स्कीमा पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी को किस तरह हम आईपी असाइन कर सकते हैं, कौन सी पब्लिक आईपी है, कौन सी प्राइवेट आईपी है। तो चैप्टर 5 में कंप्लीट हम नेटवर्किंग से रिलेटिव पढ़ेंगे। मोस्टली ये नेटवर्किंग की डिटेल होगी, इंट्रोडक्शन होगा, और इसमें वायर्ड नेटवर्क की डिटेल भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें हम वायरलेस नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह काम करता है, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं वायरलेस नेटवर्क के, रेडियो सिग्नल किस तरह काम करता है, और रेडियो ट्रांससीवर किस तरह काम करता है। इसके बाद वेब के बारे में पढ़ेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरह किसी दो बेस स्टेशन से टावर से कम्युनिकेट करते हैं, वो लाइन ऑफ साइट क्या होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। तो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में आप डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे। जिस तरह पहले वाईफाई आ गया, वेल नोन मशहूर है, वाई मैक्स है अभी लेटेस्ट आया है, ब्लूटूथ आपने यूज़ किया हुआ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रारेड पढ़ेंगे जो आपके टीवी रिमोट में और डिफरेंट डिवाइसेस में होता है। इसके बाद ये सारे थे शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पास सेलुलर कम्युनिकेशन है कि दो सेलुलर टावर आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मोबाइल डिवाइसेस की डिटेल में पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आर्किटेक्चर उनका क्या है, और लिमिटेशन क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन की। तो चैप्टर 5 और 6 टोटल नेटवर्किंग के बारे में है, वायर्ड और वायरलेस के बारे में। इसके बाद चैप्टर 7 और 8 आपका डेटाबेस से रिलेटेड है। तो चैप्टर 7 में आप डेटाबेस के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कन्वर्सेशन फाइल, नॉर्मल जो आपका फाइल सिस्टम होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। डेटाबेस अप्रोच क्या होती है, किस तरह आप फाइल मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न वे में आप डेटा किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। इसके बाद हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बाद जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके रोल के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या रोल्स हैं। इसके बाद डेटाबेस के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में कि डेटाबेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है। इसके बाद डेटाबेस में टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होते हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम डेटाबेस की प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, किस तरह हम डेटाबेस कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जी मॉडलिंग और ईआर डायग्राम को, जो इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है डेटा के दरम्यान में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डेटा मॉडलिंग कैसी होती है, ईआर डायग्राम क्या होती है, कार्डेलिटी मॉडलिटी क्या होती है, ईआर डायग्राम बनाते कैसे हैं, इसकी एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद रिलेशन स्कीमे के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन स्कीमा होता क्या है, वो किस तरह ड्रॉ किया जाता है, ईआर डायग्राम को किस तरह हम रिलेशन स्कीमा में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे कि डेटा को किस तरह हम नॉर्मलाइज करके रिलेशन डेटाबेस में सेव करते हैं। ये कंप्लीट डेटाबेस की जो फंडामेंटल्स हैं वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, और चैप्टर 8 में हम डेटाबेस को डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम किस तरह उसको अरेंज करते हैं, टेबल में ड्रॉ करते हैं, कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस की डिटेल पढ़ेंगे, और उसके बाद सुटेबल डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, उसको हम क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसमें हम अपने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे। वर्किंग विद टेबल में हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे और एडिट करेंगे। इसके बाद डेटाबेस में डेवलपमेंट में आप डेटाबेस टाइप्स इन एक्सेस करेंगे, उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की डिटेल क्रिएट करेंगे, उसमें एडिट रिलेशन करेंगे टेबल के साथ।
नेविगेशन रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह एक टेबल से डेटा दूसरे टेबल में जा रहा है। ऐड करेंगे, मॉडिफाई और डिलीट रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद वर्किंग विद फॉर्म्स है कि डेटाबेस में हम किस तरह फॉर्म क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, एडिट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का व्यू चेक करेंगे, किस तरह फॉर्म व्यू होता है। इसके बाद हम नेविगेशन चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स हम किस तरह फॉर्म में नेविगेट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऐड, मॉडिफाई और रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बाद यूज़ ऑफ कंट्रोल आ जाता है कि किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग विद क्यूरीज एंड कमांड्स है कि किस तरह हम एक क्यूरी से कंप्लीट डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और किस तरह हम एक स्पेसिफिक क्यूरी से स्पेसिफिक डिटेल निकाल सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उसमें सिंपल रिपोर्ट हम विजिट क्रिएट करेंगे जिससे हम रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। टोटल 8 चैप्टर हैं और आपका कंप्लीट ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का फेडरल बोर्ड का नेशनल बुक फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे